नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं सामान्य समझ को बनाए रखने के लिए इस विशेष कार्यक्रम जो समसामयिक विषयों के साथ संबंधी है, जिसे हम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस बार हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, चाहे वो ग्रोथ मोड यूपीएससी की बात करें या इस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के इस सत्र की बात करें। हम लोग हमारी टीम के साथ ग्रोथ मोड यूपीएससी की जो वेबसाइट है उसके डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और यह डेवलपमेंट का काम जो है वो भी अब पूर्ण होने वाला है। हालांकि पूर्ण हो गया है। आप आज growthmodeeducation.com को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से जो माहितियाँ हैं, जो परीक्षा लक्षी माहितियाँ हैं, जो रिसर्च कंटेंट है, यूट्यूब जो चैनल के ऊपर, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अपलोड होने वाले जो वीडियोज़ है, जो डेली अपडेट्स है, आप उसे भी वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही में आप एक श्रृंखलाबद्ध सेवाओं का वहाँ से लाभ ले सकते हैं। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप आज ही ग्रोथ मोड यूपीएससी के साइट को विजिट कीजिए। growthmodeeducation.com के नाम से जो हमारा डोमेन रजिस्टर है, तो आप उस एड्रेस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। प्लस मीनवाइल यह जो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हम वीडियोस के फॉर्म में जो है चर्चा करते हैं, आप वीडियोस के फॉर्म में देखते हैं, यह सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग ग्रोथ मोड यूपीएससी के या ग्रोथ मोड एजुकेशन के इस वेबसाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वहाँ अवेलेबल है। तो आप वहाँ से अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको रीड करना है, तो आप वहाँ से इन ब्लॉग्स का रेफरेंस ले सकते हैं और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और सही तरीके से जो है अपनी जो समझ है उसे ग्रो कर सकते हैं। बात रही आज के मुद्दे की, तो आज एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो अपने आप में समसामयिक तो है ही है, मगर पिछले कई दशकों से यह मुद्दा जो है वो सुलग रहा है और पूरे एशिया की जो शांति है वो इसने जो है इसकी वजह से डगमगा गई है। तो देखेंगे यह जो मुद्दा है वो कहता है कि चाइना ट्रेस्पासिंग तिब्बत। ये हमें सबको मालूम है, तिब्बत एक हिमालयन राष्ट्र है, गरीब राष्ट्र है, छोटा राष्ट्र है, एक प्लेटू के ऊपर वो स्थित है और उसका पड़ोसी चीन जो बहुत ही बड़ा है, अपनी जो है अगर कद की बात करें तो बहुत ही विकराल है और उसने तिब्बत को धीरे धीरे पिछले कई दशकों में तिब्बत को धीरे धीरे पूरा का पूरा निगल लिया है और पूरी जो दुनिया है वो इसकी एक मुख्य प्रेक्षक बनकर रह गई है। यानी कि सारी जो डेमोक्रेसीज है, जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश है, सॉरी, ठीक है, वो यहाँ एक जो है एक प्रकार से किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ों को आज मैं आपके सामने रखने की जो है कोशिश करूँगा, कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो देखेंगे सारी चीज़ों को हम लोग एक कार्य सूची के तहत देखेंगे। मगर सबसे पहले यहाँ अगर कवर को देखें तो यहाँ एक सिंपल तिब्बत का मैप है जहाँ भारत भी दृश्यमान है। भारत भी चीन के तिब्बत के साथ लगा हुआ है और वहीं चीन भी दृश्यमान है, चीन भी तिब्बत के साथ लगा हुआ है। इनफैक्ट चीन तो हावी हो रहा है और जैसे हमें मालूम है कि चीन का प्रतीक जो है वो ड्रैगन होता है, तो इसीलिए यहाँ एक ड्रैगन की प्रतीकात्मक तस्वीर भी है ताकि हम लोग समझ सके कि आज के तिब्बत के ऊपर चीन का यानी कि ड्रैगन का कितना दबाव है। देखना है, कार्य सूची हमारे पास तैयार है जिसके तहत 5 बिंदु है। ठीक है, सबसे प्रथम हमें परिचय लेना है, इंट्रोडक्शन लेना है, फिर बाद में देखेंगे कि तिब्बत में आज चीन की क्या परिस्थिति है, या एक ऐसा सीनरियो देखेंगे जहाँ चाइना इन तिब्बत को देखना है, तिब्बत में चीन की प्रेजेंस। यहाँ दूसरे बिंदु पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तीसरे बिंदु पर भारत की क्या राय है, भारत की क्या स्थिति है, उसको यहाँ देखेंगे। फिर उसके बाद वर्ल्ड डेमोक्रेसीज एंड चाइनीज एग्रेशन, ठीक है, यानी कि जो विश्व के लोकतांत्रिक देश है और जो चाइना का आक्रमण है या चाइना की जो आक्रामकता है, वो संबंध को भी यहाँ हम लोग तपासने का प्रयास करेंगे, उसको भी देखेंगे। और साथ ही में आगे की राह यानी कि वे फॉरवर्ड। तो ये पूरी कार्य सूची है जिसके तहत आज ये बिंदु हमें समझना है। प्लस आज का जो बिंदु है वो भले ही हमें डायरेक्टली हमारी संधि सेवाओं के लिए उपयोगी ना हो, मगर इनडायरेक्टली इसका बहुत ही रिलेवेंस है। चाहे आप अपनी मेंस परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, यहाँ ये मुद्दे जो है वो बहुत ही काम लगते हैं। हो सकता है कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कोई सवाल ना निकले, मगर मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, साथ ही में पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, इन दोनों के लिए ये मुद्दा जो है वो बहुत ही जो है बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि एज ए कैंडिडेट आपको मालूम होना चाहिए कि आज परिस्थिति क्या है विश्व में, हमारे प्रदेश में यानी कि हमारे खंड में। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी हमारा पड़ोसी है, तिब्बत की बात करें तो तिब्बत भी हमारा पड़ोसी है। तो हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, किस प्रकार की शक्तियां काम कर रही है, यह सारी चीज़ों से हम वाकिफ होने चाहिए। ठीक है, तो उस लिहाज से भी आज का यह जो मुद्दा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे सबसे प्रथम परिचय से हमारी शुरुआत होगी आज की इस चर्चा की, जिसमें 2 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि चाइना इज एग्रेसिवली
ट्रेसपासिंग टेरिटरीज ऑफ सॉवरेन नेशन। यस, चाइना जो है वो बहुत ही आक्रामकता से जो समप्रभु देश है उसके पड़ोस में उनके जो प्रदेश है उसको हड़प लेना चाहता है, उसको हड़पने की कोशिश करता है। और यहाँ मात्र तिब्बत की बात नहीं है, मगर तिब्बत के अलावा यहाँ भारत भी शामिल है, भारत के साथ इंडोनेशिया भी है, इंडोनेशिया के साथ नेपाल है, मलेशिया है, ठीक है, और कई सारे हैं जो कि चाइना के इस आक्रामक नीति से परेशान है। चाइना अपनी नीतियों से इन देशों के प्रदेशों को अपना बनाना चाहता है, वहाँ अपना जो है सैनिक जो है वो खड़ा करना चाहता है। किसी भी प्रकार से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चाइना आज फॉलो कर रहा है, वो बात यहाँ से हम तय कर सकते हैं। रही बात तो दूसरे बिंदु की, तो दूसरे बिंदु में कहा गया है कि चाइना had trespassed entire Tibet in few years. ग्लोबल डेमोक्रेटिक जायंट्स आर म्यूट। यस, चाइना ने पिछले कुछ दशकों में से या कुछ दशकों से तिब्बत को पूरा का पूरा निगल लिया है। पूरा का पूरा चीन जो है वो आज तिब्बत के ऊपर हावी हो गया है। अपना स्वामित्व कायम करने में चीन जो है वो सफल रहा है। मगर यहाँ जो विश्व की जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज है, जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश है, उनके द्वारा किसी भी किस्म का या किसी भी प्रकार का जो रिएक्शन होना चाहिए, जो प्रत्याघात होना चाहिए, वो यहाँ गैरहाजिर है। यानी कि कहा गया है कि ग्लोबल डेमोक्रेटिक जायंट्स आर म्यूट, यानी कि वे एक मूक प्रेक्षक बनकर चीन को देख रहे हैं। चीन दूसरे देशों को हड़प रहा है और सारे लोकतांत्रिक देश इंक्लूडिंग इंडिया चाइना के इस कदम को देख रहे हैं और सह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर विश्व के लोकतांत्रिक जो है कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रों की बात की जाए जो आज मुख्य प्रेक्षक बनकर खड़े हैं, तो कुछ उसके उदाहरण यहाँ है हमारे पास, जिसमें यूएस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इंडिया है, जापान है, रशिया है, ठीक है। ये सारे जो है वो चीन की इस आक्रमण नीति को सह रहे हैं। वी आर एक्चुअली टॉलरेटिंग, द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर टॉलरेटिंग चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, चाइनीज एग्रेशन इन द रीजन, ठीक है। तो ये बात यहाँ परिचय से तय हुई। दूसरा बिंदु कहता है कि तिब्बत में चीन या चाइना इन तिब्बत, काफ़ी सारे बिंदु है और इन्हीं बिंदुओं के तहत हमें यह जो पूरा परिदृश्य है उसकी समझ होगी। और इसीलिए एक एक को हम लोग यहाँ देखेंगे। जब हम ये स्लाइड खत्म करेंगे, यानी कि यह जो लास्ट पॉइंट है, वी विल बी गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ जो लास्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट जब खत्म होगा तो आपको यह पूरी जो परिस्थिति है उसका ख्याल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो शुरू करेंगे। सबसे प्रथम बिंदु कहता है चाइना इज डोमिनेटिंग तिब्बत सिंस 1959, जिसका जिक्र हमने किया पिछले कई दशकों से चीन जो है वो तिब्बत के ऊपर धीरे धीरे हावी होना चाहता है। दूसरा बिंदु कहता है चाइना अटैक्ड तिब्बत लाइक अ पुअर नेशन एंड एस्टैब्लिश्ड इट्स डोमिनेशन ओवर दैट। यस, तिब्बत जो है वो एक दारुण गरीब देश है, बहुत ही पुअर है, एब्सोल्यूट पुअर। दारुण गरीब यानी कि एब्सोल्यूट पुअर वो देश है, और उस देश के ऊपर चीन ने धीरे धीरे अपना पंजा जो है वो बनाया है। दो, टिबेटियंस साइकोलॉजिकली डज नॉट एक्सेप्ट चाइनीज डोमिनेशन। यस, हाँ, ये बात भी सही है कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, यानी कि मानसिक रूप से जो टिबेटियंस है, आई एम सॉरी, जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं, वो चीन का प्रभुत्व एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वे चीन के प्रभुत्व को, चीन के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते। उसके बाद कहा गया है कि चाइना अटैक द कल्चर ऑफ स्मॉल हिमालयन नेशन। यस, क्योंकि ऐसा है कि अगर किसी भी राष्ट्र को, अगर वहाँ के लोगों को अपना बनाना है, ठीक है, तो उनके कल्चर के ऊपर वार करना चाहिए, उनके कल्चर के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ का रिलीजियन, यह सारी चीज़ों को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए। और यही नीति चीन आज अपना रहा है तिब्बत में। तिब्बत के कल्चर के ऊपर चीन ने बहुत ही बुरी तरीके से आक्रमण किया है, वहाँ के धर्म के ऊपर आक्रमण किया है, वहाँ की भाषा, यानी कि कुल मिलाकर जो सांस्कृतिक विरासत है उसको खत्म करने की चाल आज चीन तिब्बत में जो है चल रहा है। चाइना ऑप्टेड पॉलिसी ऑफ कल्चरल रिवोल्यूशन इन तिब्बत। यस, यह एक प्रकार से सांस्कृतिक क्रांति की बात कर रहा है चीन। और सांस्कृतिक क्रांति कैसे होगी? वहाँ की मूल संस्कृति को खत्म करके किसी दूसरे देश की संस्कृति को उस जो है देश के ऊपर थोपना, उसे कल्चरल रिवोल्यूशन कहते हैं। और चीन यहाँ आज कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर कल्चरल रिवोल्यूशन नहीं किया, अगर लोगों के दिमाग में से तिब्बत नहीं निकाला, तो तिब्बत जो है वो कभी चीन का नहीं हो सकता।
चाइनीज सुप्रीम अथॉरिटी इस बात से वाकिफ है और इसीलिए वे वहाँ एक प्रकार से सांस्कृतिक क्रांति कर रहे हैं। सांस्कृतिक क्रांति में वे वहाँ का धर्म जो है वो उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहाँ की भाषा उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहाँ के जो मूल्य है, उनकी जो विरासत के मूल्य उनको भी यहाँ खत्म करने की बात चीन आज कर रहा है। तो बहुत ही खतरनाक रूप से चीन तिब्बत में आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट आज अगर बात करें तो चीन आगे बढ़ गया है। फिर उसके बाद चौथा बिंदु कहता है कि टुडे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट चाइना इज स्पेंडिंग हेवीली इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन रिमोट पुअर नेशन। यस, आज विकास के नाम पर, ठीक है, क्योंकि कल्चरल रिवोल्यूशन करना है तो किसी भी प्रकार वहाँ के मूल निवासियों को चीन अपना बनाना चाहता है और अपना बनाने के लिए चीन अरबों खरबों रुपये, अरबों खरबों डॉलर वहाँ बहा रहा है, वहाँ खर्च कर रहा है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नाम पर। चीन कह रहा है कि हम यहाँ विकास कर रहे हैं और उस विकास के नाम पर करोड़ों अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट चीन के द्वारा वहाँ किया जा रहा है इन ए रिमोट पुअर नेशन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत आज सब नेशंस को है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो महत्व है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सबको मालूम है, मगर तिब्बत जैसा रिमोटली जो सिचुएटेड नेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत जो है वो ज़्यादा मालूम होगी, क्योंकि वहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है, देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी। अगर तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में जो गांव है, एक गांव से दूसरे गांव का जो डिस्टेंस है वो भी बहुत है, क्योंकि टेरेन जो है वही अपने आप में बहुत ही कठिन है। तो ऐसे में उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ी बात होगी और हो सकता है कि वे साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से चीन के तरफ ढल जाए, चीन के समर्थन में आ जाए। तो इसलिए आज उसी आशा के साथ चीन यहाँ अरबों खरबों रुपए बहा रहा है, खर्च कर रहा है। उसके बाद का मुद्दा देखें तो कहता है कि विथ रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन तिब्बत, यस, विथ रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि संरचनात्मक जो परियोजनाएं है उनकी एक श्रृंखला चल रही है। एक या दो परियोजना के साथ चीन संबंधी नहीं है तिब्बत में, मगर एक श्रृंखला चल रही है पूरी की पूरी, जहां कनेक्टिविटी की बात आएगी, जहां जो है अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बात आएगी, बैंकिंग सेक्टर को वहाँ कार्यान्वित करने की बात आएगी, इंश्योरेंस सेक्टर को वहाँ कार्यान्वित करने की बात आएगी, यानी कि ऑपरेट करने की बात आएगी। तो यह सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी और चीन यह सारी चीज़ों का ख्याल रख रहा है। चाइना इज क्रिएटिंग ए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन टिबेटियंस बाय मेकिंग देयर लाइफ इजी इन ए प्लेटू नेशन। यस, जैसे हमें मालूम है कि तिब्बत पूरा का पूरा जो देश है वो 10-15 हज़ार फीट की ऊंचाई के ऊपर बसा है, पूरा का पूरा देश। तो अपने आप में वहाँ की जो टेरेन है वो बहुत ही कठिन है, साथ ही जो रिमोटनेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी कैसे स्थापित की जाए, तो ये एक वहाँ बहुत ही मुख्य चुनौती है। और ऐसे चुनौती भरे राष्ट्र में चाइना जो है वो वहाँ के स्थानिकों के लिए, वहाँ के निवासियों के लिए उनका जीवन सरल बनाना चाहता है, सरल बना रहा है। तो हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से वे चीन के समर्थन में आ जाए, वहाँ के स्थानिक वे चीन के हो जाए, तिब्बत को भूल जाए। ठीक है, हो सकता है कि भले ही वे तिब्बत के समर्थन में हो, भले ही वे स्वतंत्र स्वाधीन तिब्बत के समर्थन में हो, मगर एक प्रकार से उनका जो जीवन है वो बहुत ही आसान करने के बदले में वो चीन का समर्थन कर सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें हैं जिसका लाभ यहाँ चीन लेना चाहता है। रेंज ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंक्लूड रोड, रेल, बैंकिंग, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, देयर इज अ रेंज। अगर रोड की बात करें तो 1300 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण चीन के द्वारा हो रहा है, 1300 किलोमीटर लंबा हिमालय में, और यह पूरे प्लेटू जो है प्लेटू के ऊपर। तो अपने आप में ये एक चुनौतीपूर्ण काम है और वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के अर्थतंत्र के लिए ये रोड बहुत ही आशीर्वाद समान साबित होगा, ये भी बात तय है। फिर उसके साथ देखें तो अन्य 1.25 लाख किलोमीटर के अन्य हाईवेज, यानी कि जो दुर्गति मार्ग है, उनका निर्माण भी यहाँ चीन बहुत ही तेजी से कर रहा है। तो कुल मिलाकर रोड्स बनाने का कार्य तेजी से आज तिब्बत में चल रहा है, ऑल थैंक्स टू चाइना, जहाँ जिसकी वजह से तिब्बत में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, तिब्बत की इकोनॉमी इंप्रूव होगी, तिब्बत में जो कल्चरल रेवोल्यूशन है वो भी आएगा। ठीक है, मगर वो सारी चीज़ें चीन के समर्थन में जाएगी, वो एक सबसे बड़ा अफसोस है। उसके बाद अगर रेल की बात करें तो हाई स्पीड रेल कनेक्टिंग चाइना एंड तिब्बत। यस, चाइना इज अबाउट टू डेवलप और इट हैज स्टार्टेड डेवलपिंग ए हाई स्पीड रेल विच कनेक्ट्स चाइना एंड तिब्बत। और तिब्बत में भी कौन सा भाग, जो भारत की
सरहद के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि वो अपने आप में तिब्बत में से होकर चीन जो है वो भारत को एक और सरहदी पॉइंट के ऊपर दबाना चाहता है, एक और सरहदी पॉइंट के ऊपर अपना दबाव कायम करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ भारत के लिए भी जो है थोड़ी सी जो है रिलेट करेगी यहाँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, तिब्बत और चाइना दोनों के दोनों भारत के पड़ोसी है। तो भारत का जो है भारत का रोल यहाँ 100% आने वाला है, और अब भारत को चीन के इस मूव से नुकसानी भी होने वाली है, क्योंकि तिब्बत अपने आप में भारत का एक मित्र राष्ट्र है और भारत तिब्बत को एक छोटे भाई की तरह रखता है और काफ़ी सारी ज़रूरतों को भारत पूर्ण करता है। मगर यहाँ जब से चीन आ गया है, जब से चीन हावी हो गया है, तब से तिब्बत भारत की पकड़ से दूर जाने लगा है। भारत के साथ जो समीपता थी तिब्बत की, वो अब धीरे धीरे उस जो है उस समीपता में एक प्रकार से दरार पड़ गई है। फिर उसके बाद एक मुद्दा देखें तो चाइना इज इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड इन तिब्बत, यस, जिसका हमने जिक्र किया, इन रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और एक एस्टिमेट, एक अनुमान आया है जिसके तहत पिछले 5 सालों में, मात्र पिछले 5 सालों में चीन ने 30 अरब डॉलर का निवेश यहाँ किया है। 30 अरब डॉलर बहुत ही बड़ा फिगर है जो चीन ने तिब्बत में निवेश करने के लिए आवंटित किया था, एलोकेट किया था और निवेश कर भी दिया है। उसके बाद देखें, चाइना इज साइलेंटली किलिंग द कल्चर ऑफ तिब्बत, यस, बहुत ही मुक्त तरीके से चीन जो है वो तिब्बत की संस्कृति को मार रहा है, उसका खून कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। ऑल्सो इंक्लूड्स रिलीजन ऑफ तिब्बत, यस। और अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर में धर्म जो है वो तो मुख्य है, मुख्य तत्व है संस्कृति का धर्म, तो वो वहाँ के धर्मों को भी खत्म करने की बात कर रहा है। जैसे हमें मालूम है तिब्बत में बुद्ध बहुल प्रजा बसती है, बुद्ध बहुल आबादी है, यानी कि बुद्धिस्ट राज्य है ओवरऑल। तो वहाँ के इस बुद्ध धर्म को चीन आज खत्म करने की बात कर रहा है, खत्म करने की कोशिश इनफैक्ट कर रहा है। उसके बाद देखें तो 5 ईयर्स प्रायर, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, चाइनीज सुप्रीम अथॉरिटी ऑर्डर्ड होस्टिंग ऑफ चाइनीज नेशनल फ्लैग ऑन एवरी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, यस। प्रति बुद्ध मठ के ऊपर चीन के सुप्रीम अथॉरिटी ने एक आदेश जारी कर दिया कि तिब्बत में जितने भी मोनेस्ट्रीज है, जितने भी बौद्ध मठ है, उनके ऊपर चीन का राष्ट्रीय ध्वज जो है लहराया जाए। ऐसा आदेश यहाँ चीन के अधिकारियों के द्वारा, चीन की अथॉरिटी के द्वारा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ अब धीरे धीरे रिलीजन को मारने की बात चीन कर रहा है। उसके बाद देखें तो चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट कम्युनिस्ट एटमोस्फियर इन द एंटायर तिब्बतियन रीजन, यस। तिब्बत जो है वो एक प्रकार से बिन साम्यवादी देश है, बिन साम्यवादी प्रदेश है। अब चीन संपूर्ण रूप से साम्यवादी है, साम्यवाद को सभी विचारधाराओं से, सभी धर्मों से वो ऊपर रखने वाला देश है। तो अब चीन क्या कर रहा है, धीरे धीरे तिब्बत में भी ऐसा साम्यवादी वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है, या प्रयत्न उसने शुरू कर दिया है। While Buddhist Tibetans follow values and morals of Supreme Dalai Lama, yes, जहाँ एक बाजू से पूरे तिब्बत को, पूरे प्रदेश को चीन साम्यवादी बनाना चाहता है, वही दूसरी बाजू जो तिब्बत के स्थानिक है, वहाँ के वतनी है, वहाँ के नेटिव्स है, और जो बुद्ध धर्म के अनुयायी है, ठीक है, वे अपने आप में जो दलाई लामा है, जो कि बुद्ध के सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर है बुद्धिज्म के, उनके द्वारा दिए गए जो मूल्य है, उनके द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश है, उनका पालन यहाँ उनके द्वारा किया जाता है, जो चीन को राज नहीं आ रहा, जो चीन को पसंद नहीं आ रहा। तो ये भी एक बात है। फिर उसके बाद देखें तो दलाई लामा इज अगेंस्ट चाइनीज एग्रेशन एंड लीडिंग नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल विद इन तिब्बत, यस। दलाई लामा वे इस चाइनीज आक्रमण के खिलाफ है, चाइनीज नीतियों से खिलाफ है, और तिब्बत में ही एक अहिंसक आंदोलन जो है वो चला रहे हैं तिब्बत को स्वाधीन बनाने के लिए। यह बात चीन को राज नहीं आ रही, एंड दैट इज द रीजन चाइना डोंट लाइक दलाई लामा। ठीक है, यही कारण है कि चीन को दलाई लामा पसंद नहीं, और देश निकाल कर दिया उन्होंने दलाई लामा का। द डिपोर्टेड दलाई लामा इन द ईयर 1959। ठीक है, तब से भारत ने उनको राज्यश्री दिया है, भारतीय सरकार उनका सब ख्याल रखती है। ठीक है, मगर फिर भी यहाँ एक प्रकार से तिब्बत के ऊपर तो यहाँ कल्चरल रिवोल्यूशन हो रहा है चाइनीज एग्रेशन या चाइनीज एक्सप्रेशन की वजह से। चाइना डिपोर्टेड बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा फ्रॉम द तिब्बत इन द ईयर 1959, जिसका जिक्र मैंने किया। इंडिया प्रोवाइडेड सेफ हेवन टू दलाई लामा, यस। इंडिया पेट्रोनेज्ड, और आज भी इंडिया पेट्रोनेज दे रहा है
और आगे भी देने वाला है, वो स्पष्ट कर दिया भारतीय नेतृत्व ने चीन को। He along with his group reside in धर्मशाला. It is a city in हिमाचल प्रदेश ऑफ इंडिया। और वहीं दलाई लामा जो है वे बसते हैं अपने गुट के साथ। बट ओवर द ईयर्स चाइनीज डोमिनेंस हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। मगर अगर आज की बात करें 1959 और 2021, ठीक है, आज की बात करें तो आज चाइना का डोमिनेंस कई गुना बढ़ गया है तिब्बत में, कई गुना। 1959 में उनकी पकड़ जो है वो थोड़ी सी कम थी, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इवेंचुअली उनका जो डोमिनेंस है, उनका जो स्वामित्व है वो बहुत ही मजबूत हो गया। आज बहुत ही मजबूती में है चीन तिब्बत में। इंक्रीज्ड चाइनीज डोमिनेंस इज रिफ्लेक्टेड इन कन्फेसिंग स्टेटमेंट ऑफ हेड लामा जोखांग मोनेस्ट्री लहासा। जोखांग मोनेस्ट्री जो लहासा की एक बड़ी मोनेस्ट्री है, बड़ा बुद्ध मठ है, और वहाँ उनके वड़ा के द्वारा, उनके अध्यक्ष के द्वारा, जिनका नाम है लामा जुजू में, उनके द्वारा एक कन्फेसिंग स्टेटमेंट आया गया है जिसके द्वारा कहा गया है कि एवरी मोनेस्ट्री इन तिब्बत हैज अ चाइनीज नेशनल फ्लैग होस्टेड ऑन इट। एवरी टिबेटियन मोनेस्ट्री हैज चाइनीज नेशनल फ्लैग होस्टेड ऑन इट, यानी कि प्रत्येक बौद्ध मठ को तिब्बत में उनके ऊपर जो चीनी राष्ट्र ध्वज है वो लहराया जाता है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि चीन का जो प्रभुत्व है, चीन का स्वामित्व है, वो कई गुना तिब्बत में आज बढ़ गया है। साथ ही में यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि जो बौद्ध मठ है, जो मोनेस्ट्रीज है, उनके अंदर चाइनीज पॉलिटिकल लीडर, चाइनीज पॉलिटिकल की तस्वीरें भी यहाँ लगाने का फरमान चीनी नेतृत्व के द्वारा जो है किया गया था, यह आदेश किए गए थे। तो ये भी बात आज वर्तमान रूप से सत्य है। ठीक है, तो दो बिंदु है। सबसे प्रथम, प्रति बौद्ध मठ के ऊपर चीन का राष्ट्रीय ध्वज, और दूसरा, प्रति मठ में चीनी राजकारणी जो है या चीनी राजनेता है, उनकी तस्वीरें यहाँ लगाने का फरमान है। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चीन जो है वो बुद्ध के धर्म को फेड करने की बात कर रहा है, बुद्ध के धर्म को ब्लर करने की बात कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। दो, each monastery oppose Chinese authorities and demand readmission of their spiritual leader in Tibet. Yes, हालांकि यह बात होने के बावजूद भी जो बौद्ध मठ है, जो बौद्ध साधु है, यानी कि जो लामाज है, वे तो दलाई लामा के साथ ही है, वे बौद्ध धर्मों के मूल्यों के साथ ही जो है जुड़े हुए हैं, और चीनी अधिकारियों का, चीनी अधिकार का एक प्रकार से जो है वे ओपोज कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली opposing the Chinese authority, ठीक है, एंड दे ऑल्सो डिमांड रीएडमिशन, कि पुनः दलाई लामा को फिर से तिब्बत में लाया जाए। तो इस प्रकार से उनकी डिमांड है। फिर उसके बाद देखें तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ तिब्बत इज ऑफ 67 लाख, यानी कि बहुत ही छोटा राष्ट्र है। अदर बिग फैक्शन ऑफ तिब्बतियन रिसाइड इन परारली ऑक्यूपाइड तिब्बत नोन एज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। देखिए, सपोज यह तिब्बत है तो यहाँ चाइना है, ठीक है, यहाँ चाइना है। अब चाइना ने कुछ प्रदेशों को, जो मैं यहाँ शेड कर रहा हूँ, उन प्रदेशों को चीन ने पहले से ही हड़प लिया है, इनके ऊपर पहले से ही स्वामित्व जमा लिया है। ये पूरा स्क्वायर जो है वो तिब्बत है, एज्यूम कीजिए ये चाइना है। शेडेड रीजन जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है, और इस रीजन के लिए, डॉटेड रीजन के लिए चाइना अब प्रयत्न कर रहा है। यहां लहासा है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे तिब्बत में 67 लाख तिब्बत की आबादी है, प्लस दूसरा जो फैक्शन है वो यहाँ साइडेड एरियाज में रहता है, जहां जिसे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चाइना ऑफ चाइना कहा जाता है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना कहा जाता है। प्लस उसके अलावा तिब्बतियंस अन्य देशों में भी बसते हैं, नेमली पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बाल्टिस्तान, इंडिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ भी जो तिब्बत के जो स्थानिक है वे बसते हैं। और जब से चीनी
एक्सपेंशन होता जा रहा है, जब से चीनी अपना पैर जो है वो यहाँ जमा रहे हैं, तब से तिब्बतियंस भी धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग राष्ट्रों में जाकर बस रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद का बिंदु देखें तो अदर टिबेटियंस आर स्कैटर्ड, जिसका जिक्र मैंने किया, पाकिस्तान, बल्टिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया। एंड उसके बाद देखें तो टिबेटियंस डोंट लाइक चाइनीज पीपल। यस, आज परिस्थिति ये है कि तिब्बतियंस को चीनी लोगों से ही नफरत हो चुकी है, क्योंकि उनकी नीतियां जवाबदार है, ये जिम्मेदार है। दे आर ओपोजिंग चाइना एंड इट्स अथॉरिटी नॉन वायलेंटली। वे लोग अपोज जरूर कर रहे हैं, मगर उनका जो विरोध है वो अपने आप में अहिंसक है। दे वॉन्ट टू एस्टेब्लिश देयर ओन ऑटोनोमस रीजन। वे अपना अलग से एक ऑटोनोमस रीजन स्थापित करना चाहते हैं, जिसके ऊपर किसी भी ड्रैगन का प्रभाव ना हो। ठीक है, तो ये पूरी बात रही तिब्बत में चीन की। ठीक है, आई होप कि आप इन बिंदुओं के तहत यह जो पूरा सिनेरियो है वो समझ पाए। तो ये दूसरा बिंदु रहा हमारा। तीसरा बिंदु आज का हमारा है वर्ल्ड डेमोक्रेसीज एंड चाइनीज एग्रेशन, यानी कि जो आज चीनी आक्रमण है और चीनी आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में विश्व के लोकतांत्रिक देश क्या बोल रहे हैं, उनका क्या स्टैंड है, देखेंगे। 4-5 बिंदु में देखना है। सबसे प्रथम है ऑल वर्ल्ड इज विटनेस ऑफ चाइनीज एग्रेशन ऑफ मेनी सोवरेन नेशन। यस, पूरा विश्व एक प्रकार से साक्षी है, पूरा विश्व साक्षी है कि चीन कैसे अलग अलग संप्रभु देशों की जो है सीमा है या उनके प्रदेश है उनको हड़प रहा है, मगर किसी के भी द्वारा चीन को प्रश्न पूछे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। दूसरा बिंदु देखें, दो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड इज म्यूट सिंस डिकेड्स ऑन चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। चीन की यह जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो आजकल की नहीं है, वो पिछले कई दशकों से चल रही है, मगर फिर भी विश्व के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश यहाँ चुप बैठे हैं। तो ये अपना आप में चीन को एक प्रकार से प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमें कोई बोलने वाला नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है। तो ये भी एक यहाँ मुद्दा है। उसके बाद का एक मुद्दा कहता है कि ड्यू टू डिफरेंट रीजंस नो डेमोक्रेसी इज विलिंग टू क्वेश्चन चाइना। ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, प्रति लोकतांत्रिक देश के अपने अलग प्रश्न है, अपने अलग हित है, जिनकी वजह से वे चाइना को किसी भी किस्म का प्रश्न जो है नहीं पूछ सकते हैं या पूछने से डरते हैं। देखेंगे इनमें से कुछ कारण। सबसे प्रथम, चाइना हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री टुडे। आज की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी सेना चीन के पास है, तो ये भी एक डर का जो है मुख्य कारण है। दूसरा कारण कहता है कि चाइना इज अ बिग इकोनॉमिक पावर इन द रीजन एंड इन द वर्ल्ड एज वेल। आज चाइना देखें, अगर 1980s की बात करें तो चाइना जो था वो अलग था, चाइना का डोमिनेंस अलग था, चाइना का इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन है वो अलग था, इकोनॉमिक कैपेसिटी अलग थी। मगर आज की बात करें तो सारे समीकरण जो है वो बदल चुके हैं, सारे इक्वेशंस बदल चुके हैं। और लगभग इकोनॉमीज की बात करें तो चीन आज सबसे बड़ी इकोनॉमी एशिया में तो है ही है, मगर विश्व में भी बनने जा रहा है। सबसे अधिक वृद्धि दर से वो आगे बढ़ता अर्थतंत्र है, ये भी हमें बात भूलनी नहीं चाहिए। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस सेक्टर में चीन का प्रभुत्व है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो ये बात भी हमें सुनिश्चित करनी होगी। और ये भी एक मुख्य कारण है कि क्यों विश्व के अन्य देश चीन को अपनी इस कूटनीति के ऊपर प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। देन आफ्टर, सुपर पावर लाइक यूएसए हैज वेरियस इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन चाइना। यस, अगर यूएसए की बात करें जो विश्व की सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे पुराना, और आज तो आर्थिक दृष्टि से सुपर पावर है, तो वो भी चीन को नहीं प्रश्न पूछ सकता, क्योंकि उसके अपने आर्थिक हित जो है वो चीन में निहित है। ठीक है, अगर वो चीन को कुछ बोलेगा और चीन खफा हो गया तो जो है घाटा हो सकता है अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीस का आने वाले अगले कई दशकों के लिए। तो ये भी एक यहाँ मुख्य कारण है। इनफैक्ट जो ट्रेड वॉर हो रहा था, जो जिसके साक्षी हम लोग हैं, विच वॉज बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड शी जिनपिंग, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका को थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ा था चीन के समक्ष। ठीक है, तो यह सारी चीजें हैं जहाँ जिसकी वजह से अमेरिका भी चीन को कुछ ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता। और आखिरी में भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत अपने पड़ोसी के साथ जो इतना कदावर है और साथ ही में जो है स्वार्थी तो यही है, मगर आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसकी जो नीयत है वो बहुत ही खराब है। ठीक है, तो ऐसे राक्षस जैसे राष्ट्र के जो है बगल में रहना है, तो भारत जो है वो एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है चीन के साथ, कि चीन के साथ उसके संबंध अच्छे रहे, ताकि जो हमारी टेरिटरीज है वो
जो है महफूज रहे, सुरक्षित रहे, साथ ही में हमारी सीमाएं भी महफूज रहे, सुरक्षित रहे। तो यह सारे कारण है जिनकी वजह से कहीं ना कहीं विश्व के बड़े एवं विश्व के पुराने लोकतंत्र चीन को किसी भी किस्म का ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये बात रही यहाँ इस तीसरे बिंदु की। अब चौथा बिंदु की बात करें तो भारत का हमें स्टैंड देखना है कि भारत का क्या सिनेरियो है चीन के बारे में, चीन तिब्बत के इस पूरे मुद्दे में। 4-5 बिंदु में फिर से माइंड मैप में ही यह चीज़ों को देखेंगे ताकि चीज़ों को याद भी आसानी से रखा जा सके और जो है हमें समझने में भी बहुत ही जो है सरलता रहे। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि इंडिया इज इनविंसिबली म्यूट ऑन तिब्बत चाइना सब्जेक्ट। यस, भारत मूक जरूर है मगर इसका कारण जो है वो अदृश्य है, इसका कारण जो है वो इनविंसिबल है, यानी कि इनविजिबल है। एज इंडिया हैज अ लॉन्ग रेंज ऑफ इंटरेस्ट विथ चाइना, इट वांट्स हार्मोनियस रिलेशन। यस, भारत की बात करें तो भारत को चीन से काफी सारी चीजें चाहिए। भारत को चीन की काफी जरूरत है, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, जरूरत चीन की भारत को बहुत ही है। ये भी एक कारण है कि भारत चीन के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है और इसीलिए मुख्य प्रेक्षक बनकर चीन की यह हरकतों को देख रहा है। इंडिया इन अप्रैल 2005 committed to consider Tibet as a part of China and also to prevent any China opposing activities in India by Tibetans. Yes, भारत ने यह एक प्रकार से जो है चीन ने यह शर्त रखी थी 2005 में कि सबसे प्रथम तो आप तिब्बत को चीन का भाग गिनिए या चीन का ही प्रदेश गिनिए और साथ ही में किसी भी तिब्बतियंस के द्वारा भारत में किसी भी किस्म की जो विरोधी प्रवृत्ति है वो चलने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे। भारत ने दोनों शर्तों को स्वीकार लिया, दोनों के ऊपर हाँ में हाँ मिला दी। इंडियाज दिस कमिटमेंट मार्क्ड विजिट ऑफ चाइनीज प्रीमियर, यानी कि उनके प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ। ठीक है, वैन जियाबाओ भारत आने वाले थे और उनकी विजिट के पहले ही चीनी सत्ता के द्वारा यह फरमान जारी किया गया जिसके ऊपर भारत जो है वो राजी हो गया। हालांकि आज की बात करें तो आज भारत थोड़ा सा ओपोज कर रहा है तिब्बत के मुद्दे के ऊपर चीन को, तो ये एक अपना अपना सकारात्मक बाबत है। मगर अगर हमने यहाँ कमिटमेंट किया ही ना होता तो आज हम लोग खुल के बोल सकते हैं, हम लोग आज खुलकर तिब्बत को एक अलग देश घोषित कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई चीनी जो आक्रमण है वो अवैध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर दुर्भाग्यवश हम लोग यहाँ एक प्रकार से कमिटेड है, एक प्रकार से डेडिकेटेड है। अब उसके बाद देखें तो ऑल्दो इंडिया हैज प्रोवाइडेड पैट्रोनेज टू बुद्धिस्ट सुप्रीम लीडर दलाई लामा। यस, भले ही भारत वैसे प्रत्यक्ष रूप से किसी भी किस्म का विरोध नहीं कर रहा, मुख है, मगर भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से तिब्बत को, तिब्बत वासियों को एक प्रकार से सहयोग देने का जो है यहाँ प्रयत्न किया है। जैसे भारत ने दलाई लामा को राज्याश्रय दिया था। दलाई लामा जैसे हमें मालूम है कि बुद्ध धर्म के सर्वोच्च बड़ा है, सर्वोच्च अध्यक्ष है, उनको भारत पेट्रोनेज दे रहा है 1959 से, बिकॉज ही वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम तिब्बत इन 1959। तब से वे भारत आकर रह रहे हैं। ठीक है, तो इतने दशकों से हम लोग एक प्रकार से तिब्बत और तिब्बत के दलाई लामा को सहयोग दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। और ये बात भी चीन के द्वारा हजम नहीं हो रही है। चीन ने भारत को काफ़ी सारी बार वार्निंग दी है, काफ़ी सारी बार चेतावनी दी है कि भाई आप दलाई लामा को आपके राष्ट्र में राज्याश्रय ना दे, मगर भारत जो है वो ऐसी किसी भी किस्म की बात को नहीं मानेगा। साथ ही में भारत के जो संवैधानिक मूल्य है वो भी अपना आप में सेक्युलर है, बिन सांप्रदायिक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भारत दलाई लामा को यहाँ राज्याश्रय दे रहा है, होपफुली आगे भी हम लोग देंगे। उसके बाद देखें तो इंडिया अपोजेस चाइनाज कॉलोनिस्ट पॉलिसी या संस्थानवाद जिसे कहते हैं, संस्थानवाद। इस संस्थानवाद से पूरी दुनिया अब धीरे धीरे स्वाधीन हो रही है, स्वतंत्र हो रही है। और यह संस्थानवाद था यूरोप का, जिसमें भारत के समेत कई सारे देश जो है वो स्वाधीन हुए थे। अब यह कॉलोनिस्ट पॉलिसी या यही संस्थानवाद हमें चीन की ओर से देखने को मिलता है। चीन के शासकों को अब कॉलोनियल रिजाइम का भूत एक प्रकार से चढ़ा है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और पूरे विश्व में वे अपना संस्थानवाद स्थापित करना चाहते हैं।
आज जिस गति से वे बढ़ रहे हैं, आज जिस दिशा में वे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार की नीतियों के साथ वे बढ़ रहे हैं, उससे यही हमें प्रतीत होता है कि अब चीन के नेतृत्व के ऊपर एक प्रकार से एक्सपांशनिज्म का, एक प्रकार से कॉलोनियलिज्म का भूत जो है वो सवार हो चुका है। तो ये बात रही यहाँ इंडिया अपोजेस चाइनाज कॉलोनियलिस्ट पॉलिसी। आखिरी बिंदु कहता है कि चाइना ऑल्सो क्लेम्स रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज द टेरिटरी। यस, पिछले कुछ दिनों के पहले ही मीडिया में एक रिपोर्ट प्रदर्शित हुई थी जिसके तहत एक फोटोग्राफ दी गई थी जो सैटेलाइट इमेज थी, और उसमें हमने देखा था कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर एरिया के पास चीन ने पूरा का पूरा गांव बना लिया। और एक गांव नहीं, देयर वाज अ सीरीज ऑफ टाउन्स विच वर एस्टेब्लिश्ड बाय चाइना। ठीक है, तो वहाँ उनके सैनिकों को एक तरीके से अच्छी सहूलियत मिले, एक तरीके से सरलता रहे रहने में, इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ अरुणाचल प्रदेश के चाइनीज एंड में उन्होंने जो है रेंज ऑफ सिटीज़ या रेंज ऑफ विलेजेस कह सकते हैं, सिटीज़ तो कहना उचित नहीं है, मगर रेंज ऑफ विलेजेस को डेवलप किया। और इसका दबाव सीधा का सीधा भारत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास इस बाजू देखे तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो हमें चाइना को काउंटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें काफ़ी अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से चीन जो है वो भारत को भी हैरेस कर रहा है। साथ ही में अगर पिछले साल की बात करें, अगर डोकलाम देखें, डोकलाम स्टैंड ऑफ, जो हमें मालूम है कि जहाँ काफ़ी सारे जो है भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, और साथ ही में जितने भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए उससे दुगने चीनी जवान मारे गए थे भारतीय सैनिकों के हाथों। ठीक है, तो यहाँ से चीन ने एक बहुत ही जो है अच्छा कंक्लूजन लिया, बहुत ही अच्छा लेसन लिया, और अपनी जो बहुत ही दुर्बल आर्मी है उसमें एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू की। और इसके लिए चीन ने जो तिब्बतियन यूथ है उनके ऊपर अपनी पसंदगी उतारी, तिब्बतियन यूथ। ठीक है, जिस देश के ऊपर वे कब्जा करके बैठे हैं वहाँ के नौजवानों को अब चाइना अपनी मिलिट्री में स्थान दे रही है, अपनी आर्मी में स्थान दे रही है। ठीक है, हालांकि कुछ नीति नियम उन्होंने तय किए हैं कि कौन से जो है तिब्बतियन नौजवान जो है वो चाइनीज़ मिलिट्री में एडमिशन ले सकते हैं, मगर वे अब ले रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी जो मिलिट्री है, उनकी जो आर्मी है वो बहुत दुर्बल है। तो अपनी आर्मी को अच्छी बनाने के लिए हाई अल्टीट्यूड में जो है टिकने के लिए, हाई अल्टीट्यूड में दुश्मन के सामने लड़ने के लिए तिब्बतियन यूथ का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि वे तो पले बड़े ही वहाँ हाई अल्टीट्यूड में हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ ये एक नीति है जिसके तहत चीन हंड्रेड्स ऑफ तिब्बतियन यूथ को आज रिक्रूट कर रहा है, अपनी सेना में भर्ती कर रहा है, जिसके तहत उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल ट्रेनिंग के तहत उनको चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीखनी अनिवार्य है। चाइनीज़ लैंग्वेज उनको आनी चाहिए, उनको सिखाई जाती है। ठीक है, उनको चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जाती है। साथ ही में कम्युनिस्ट मूल्यों को सबसे ऊपर रखने का उनको आदेश दिया जाता है। कम्युनिस्ट मूल्यों को, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वोपरि मानने का भी आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके तहत चाइना कॉलोनियलिज्म को एक प्रकार से एक्सपांड कर रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। तो ये बात यहाँ गौर करनी जो है चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ इस चौथे बिंदु में भारत का स्टैंड क्या होगा उसमें देखा। अब अगर आखिरी आज का बिंदु देखें जो वे फॉरवर्ड का है, यानी कि आगे की राह है, तो दो बिंदु है। सबसे प्रथम समझना है कि टुडे इट सीम्स टू टेक टिबेट बैक आउट ऑफ द माउथ ऑफ ड्रैगन इज इम्पॉसिबल। यस, आज इस ड्रैगन के मुख में से टिबेट को बाहर निकलना एक प्रकार से इम्पॉसिबल है, अशक्य लग रहा है। ठीक है, ये बात एक ही तरीके से टिबेट को चीन की इस पकड़ में से छुड़ाया जा सकता है, और वो है पीपल्स रिवॉल्यूशन, यानी कि लोगों की क्रांति, पीपल्स रिवॉल्यूशन। वहां के स्थानिक लोग अगर क्रांति करें, चाहे वो हिंसक हो चाहे वो अहिंसक हो, और चाइनीज अथॉरिटी के सामने एक चुनौती उत्पन्न करे, तब जाके जो है हम कह सकते हैं कि तिब्बत को चीन की पकड़ में से बाहर निकाला जा सकता है। एक बार अगर लोगों की क्रांति हो जाए तो उस लोगों की क्रांति को विश्व भर के जो लोकतंत्र है वो समर्थन देंगे।
वो भरपूर समर्थन देंगे और इस समर्थन से चीन के ऊपर दबाव बनेगा और इस दबाव की जो है इस दबाव का परिणाम ये होगा कि चीन जो है वो धीरे धीरे अपना पैर फिर से तिब्बत में से निकाल लेगा। मगर ये सारी चीज़ें कहने में जितनी आसान है उतनी प्रैक्टिकली नहीं है। पीपल्स रिवॉल्यूशन यानी कि एक प्रकार से एक बहुत ही बड़े पैमाने पर क्रांति होनी चाहिए, जहाँ एक प्रति तिब्बत वासी एक तिब्बत वासियों के मन में चीन के प्रति एक प्रकार से तिरस्कार उत्पन्न होना चाहिए, तब जाके ये बात मुमकिन हो सकती है। तो ये बात रही यहाँ वे फॉरवर्ड की। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमने इस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सेशन में देखा, जहाँ पिछले कई दशकों से यह सुलगता मुद्दा है। आज वर्तमान समय में भी ये बहुत ही अहमियत रखता मुद्दा है और साथ ही में चीन कैसे ग्रेजुअली हावी हुआ पूरे तिब्बत के ऊपर और इवेंचुअली पूरा तिब्बत उसने जो है वो निगल गया, उसने खा लिया, उसकी यह आज की पूरी वार्ता थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सत्र में ऐसे ही एक समसामयिक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।